भाई गाइस, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। आज की इस क्लास में हम इंग्लिश का एक इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश की कितनी ज़रूरत है, हम किस तरह से तैयारी करें ताकि हम कंपटीशन में खुद को स्टैंड कर पाएँ, औरों के बीच में अपनी जगह बना पाएँ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। हम जीरो से शुरू करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते अपने लेवल को हम बढ़ाते रहेंगे। तो सबसे पहले हम एक बात ध्यान रखें कि इंग्लिश क्या है। एक लैंग्वेज है जिसे हम एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं, और ये दरअसल क्या है, एक लैंग्वेज है ना। सब्जेक्ट इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जैसे हम मैथ पढ़ रहे हैं वो एक सब्जेक्ट है, साइंस है, एसएसटी हम पढ़ा करते थे बचपन में, तो उसका भी हम मीडियम पढ़ते थे कि हम उसे हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे या इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे। साइंस इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, हिंदी भी एक लैंग्वेज है। एसएसटी हिंदी में भी हम पढ़ते थे, इंग्लिश में भी हम पढ़ते थे। मैथमेटिक्स इंग्लिश में भी हम पढ़ते हैं, हिंदी में भी हम पढ़ते हैं। हर एक सब्जेक्ट को उनका एक मीडियम होता है कि किस भाषा में, किस लैंग्वेज में हम पढ़ना चाहते हैं। अब एज ए सब्जेक्ट में इंग्लिश को पढ़ा जाएगा, लेकिन इसका कोई मीडियम नहीं होगा। इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ ये फ्रीडम नहीं होगी इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में कितने लोग ये कोशिश करते हैं कि इंग्लिश को हिंदी से रिलेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि हिंदी एक अलग भाषा है, इंग्लिश एक अलग भाषा है। इंग्लिश के अपने सेट ऑफ रूल्स हैं, हिंदी के अपने सेट ऑफ रूल्स हैं। दोनों का आपस में कनेक्शन होना ही बहुत मुश्किल है। तो अगर हम इंग्लिश को हिंदी से जोड़कर पढ़ना सीखेंगे तो ये एक बड़ी कठिनाई हो जाएगी। किसी भाषा को सीखने में सबसे बड़ी परेशानी यही है कि अगर हम उस भाषा को उसी भाषा में समझने की कोशिश करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगी। अब कुछ लोगों को ये लगेगा कि भाई इंग्लिश हमें आती ही नहीं है, तो हम इंग्लिश को इंग्लिश में कैसे समझेंगे। तो एक दिन में हम नहीं सीखेंगे। भाषा को हम जब छोटे होते हैं, पैदा होते हैं, कोई भाषा को नहीं सीखता, उसके लिए एक लंबा समय लगता है। हम धीरे 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 चीज़ों को सीखते जाते हैं और फिर उस भाषा को ही हम समझने में लगते हैं। अब यहाँ हमें उतना लंबा टाइम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम, वन डे एग्जाम्स में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ पर्टिकुलर बातों पर ही फोकस किया जाता है ना। तो उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम वापस आते हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज की खासियत क्या है कि जिस तरह से बहुत सारी चीज़ों की क्वांटिटीज के हम यूनिट देखते हैं, तो लैंग्वेज की भी अपनी यूनिट है। तो अगर मैं यूनिट ऑफ लैंग्वेज को डिस्कस करूं, यूनिट ऑफ लैंग्वेज की मैं बात करूं, तो वो होता है लेटर, है ना। इंग्लिश भाषा लेटर्स से बनी है। इसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है? लेटर्स। इससे छोटा कुछ नहीं होता। बाकी सब चीजें इससे बनी हैं। ये शुरुआत है। और अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें तो इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर है। कितने लेटर हैं? 26 लेटर्स। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब कुछ लोगों को यही नहीं मालूम होता कि लेटर क्या होता है, अल्फाबेट क्या होता है। कुछ लोग ये समझ रहे होते हैं कि लेटर और अल्फाबेट का मतलब एक ही होता है। अल्फाबेट का मतलब ABC अल्फाबेट है, लेकिन A से लेके Z तक का जो सेट है, 26 लेटर्स का जो सेट है, इस सेट को हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। इस सेट को हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट। तो अल्फाबेट का मतलब है A से लेके Z तक का पूरा सेट, और उस सेट में टोटल हर एक यूनिट जो है, A B C D अप टू Z, यानी कि वो क्या है? वो सब लेटर्स हैं। अब लेटर्स को अगर मैं कैटेगराइज करूं तो लेटर की दो कैटेगरी हो सकती है, दो कैटेगरी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होते हैं वावल, कैसे कुछ लोग वावल भी कहते हैं, तो जो आपको सुटेबल लगे वावल कह लो या वावल कह लो। और दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो वावल्स या वावल और कॉन्सोनेंट। तो लेटर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसके दो पार्ट किए गए, एक होता है वावल, एक होता है कॉन्सोनेंट। वावल जो है ये दरअसल क्या होते हैं? साउंड्स होते हैं, है ना। और ये क्या है इंग्लिश में? A E I O U।
अब हिंदी से थोड़ा करेक्ट करने की कोशिश करें तो हिंदी में जैसे हम अ से लेके आ तक पढ़ते हैं, अ से आ तक अ ए ये सब क्या है, ये सब साउंड्स हैं, ये सब वाउल्स हैं। वो हिंदी के वाउल्स हैं, इंग्लिश के वाउल्स हैं ए ई आई ओ यू। अच्छा, कभी कभी हम किसी किसी किताब में ऐसे पढ़ लेते हैं कि कभी कभी वाई भी ऐसे वाउल यूज हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा यूज होगा। तो हम कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे जहां पर वाई एज अ वाउल यूज होगा, और इन ए ई आई ओ यू के बाद जो बचे हुए 21 लेटर्स होंगे, बी सी डी एफ जी जे के एल एम एन, ये सब क्या होंगे, ये सब होते हैं कॉन्सोनेंट। अब क्यों इस तरह से कैटेगराइज किया गया और क्या जरूरत होती है साउंड्स की? जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लें, मैंने लिखा बी टी, ठीक, मैंने यहाँ 2 कॉन्सोनेंट लिए और मैं चाहता हूं इसे पढ़ना, तो क्या मैं बी टी को कुछ पढ़ सकता हूं? जैसे कि एल ई डबल टी ई आर, ये कुछ मैंने लेटर्स लिखे और इनसे मिलकर एक वर्ड बन गया लेटर, इसको मैं पढ़ सकता हूँ। लेकिन क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ, बी टी को कुछ कह सकता हूँ? बट कुछ नहीं कह सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर मुझे कोई वर्ड बनाना है, कोई शब्द बनाना है, तो उसके लिए मुझे जरूरत किसकी पड़ेगी? साउंड्स की। बिना साउंड्स के शब्द को बनाना पॉसिबल नहीं है। जैसे हमारे पास कितने साउंड्स हैं? 5 साउंड्स हैं। अगर इन 5 साउंड्स को मैं यहाँ यूज करूं, या ये सोच लेते कि अगर मैंने यहाँ यूज नहीं करता, अगर मैंने यहाँ यूज नहीं करता, जैसे मैं लिख लूं बी सी टी या बी आर टी या बी पी टी बी एम टी, तो क्या इन्हें कुछ पढ़ा जा सकता है? नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि बिना साउंड्स के किसी भी वर्ड को हम पढ़ ही नहीं सकते, वर्ड बनेगा ही। लेकिन अगर मैं यही 5 लेटर यहाँ पर, जैसे मैंने बीच में यहाँ पे कॉन्सोनेंट यूज किए, मैंने वर्ब यूज किए होते, तो क्या होता? बी ए टी, बी ई टी, बी आई टी, बी ओ टी, बी यू टी। तो बी ए टी बैट, है ना, बैट हम बचपन से पढ़ते हैं, बैट माने बल्ला। बी ई टी बैट, बैट माने होता शर्ट लगाना। बी आई टी बिट, बिट मतलब छोटा हिस्सा, किसी भी चीज का छोटा हिस्सा। बी ओ टी बॉट, बॉट एक स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर में, जिन्हें कुछ स्पेशल काम दिया जाता है, उसे वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करते हैं। और पी यू टी बट, बट का मतलब किंतु, परंतु, लेकिन, कुछ भी। तो यहाँ पर इन सबको मैं पढ़ भी पाया और इनका कुछ ना कुछ मीनिंग भी निकला। तो ए ई आई ओ यू, जब मैंने वाउल्स यूज किए तो यहाँ पर ये क्या बन गए? वर्ड बन गए। लेकिन जब मैं यहाँ पे कॉन्सोनेंट ही यूज कर रहा था, कॉन्सोनेंट्स के बीच में कॉन्सोनेंट ही ला रहा था, तो इन्हें पढ़ना भी पॉसिबल नहीं था और इनसे कोई शब्द भी नहीं बन पाया। तो कहने का मतलब ये है कि साउंड्स के बिना वर्ड्स को बनाना पॉसिबल नहीं होगा। कुछ एक शब्द होते हैं, कुछ लोग कहते हैं, जैसे कि स्काई हो गया, या ड्राई हो गया, या मिथ हो गया, या रिदम हो गया। कहते हैं इनमें कोई वाउल नहीं होता। लेकिन हम टेक्निकलिटी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि स्काई मैं लिखता हूं, जैसे कि काइट, काइट आई की आवाज आ रही है, स्काई में आई की आवाज आ रही है, ड्राई में आवाज आई की आवाज आ रही है। मैं लिखूं सिटी, सिटी में छोटी ई की साउंड आ रही है, और मिथ में भी छोटी ई की साउंड आ रही है। लिख के लिख लेते हैं मिथ और सिटी। तो ये आई और ये वाई छोटी ई की मात्रा को साउंड कर रहे हैं। जब हिंदी में छोटी ई की मात्रा पढ़ते हैं, ऐसे रिदम में भी छोटी ई की मात्रा को लिखा है। तो इस कंडीशन में दरअसल ये क्या कर रहा है, टेक्निकली ये आई को रिप्लेस कर रहा है, आई की जगह पर यूज हुआ है, आई का ही काम कर रहा है। तो आई का काम कर रहा है, तो फिर क्या हुआ? आई क्या है? एक वाउल है, और जो आई का काम करेगा वो कौन हुआ? वो एक वाउल हुआ। हमारे प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर हों और उनकी जगह वो प्रधानमंत्री गद्दी पर बैठे हों, तो जिस दौरान
उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का काम कर रहे हैं, तो वो कौन है? प्रधानमंत्री है। जहां पर प्रधानमंत्री को साइन करना है वहां पर प्रधानमंत्री साइन करेंगे, काम तो वही हो गया ना, वही एक्सेस उन्हें मिलेगा। तो वही काम यहाँ पर आई कर रहा है, आई का वाई कर रहा है। तो टेक्निकली देखा जाए तो वाई ही क्या बन गया? एक साउंड बन गया, वाउल बन गया। तो इसलिए कभी कभी कह देते हैं, बुक्स में ऐसा भी लिखा रहता है कि कभी कभी वाई भी किसका काम कर देता है? वाउल का काम कर देता है। तो टेक्निकली हमें दिखने में तो ये एक कॉन्सोनेंट लग रहा है, लेकिन टेक्निकली क्या है? वो एक वावल ही है। तो हमने देखा कि सबसे छोटी यूनिट क्या है? लेटर। अब लेटर से आगे अगर हम बढ़े तो लेटर्स को मिला करके क्या बनता है? वर्ड बनता है। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई भी कलेक्शन ऑफ लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर क्या बन जाएगा? वर्ड बन जाएगा। जैसे हमने देखे थे कुछ एग्जांपल, जैसे कोई ऐसी BRT हो गया, तो ये भी क्या है? तो ये भी लेटर्स का कलेक्शन, लेकिन क्या ये एक वर्ड है? नहीं, क्योंकि इसका मीनिंग नहीं है, इसको हम पढ़ भी नहीं सकते। तो वर्ड्स की ये खासियत होती है कि एक तो हम उन्हें पढ़ पाते हैं, दूसरा उनका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, और लेटर्स की एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट भी होती है। वर्ड के आगे अगर हम जाएं तो हमारे पास यहाँ 3 कैटेगरीज आती हैं, यानी कि अगर वर्ड से मिलकर क्या बनता है हमें देखना हो तो यहाँ पर फ्रेज होते हैं, क्लॉज होते हैं और सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस अपने स्ट्रक्चर के अनुसार ही अलग होते हैं, लेकिन बनते किससे? वर्ड से। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस कोर्स में, इस क्लास में, तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या फ्रेज होता है, क्या क्लॉज होता है, क्या सेंटेंस होता है, और बाकी सेंटेंसेस से मिलकर क्या बनते हैं? पैसेज बनते हैं या पैराग्राफ बनते हैं। तो आगे हम जब इन्हें पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि पैसेज और पैराग्राफ में क्या डिफरेंस होता है। पहले हम देख लेते हैं थोड़ा वर्ड। अब अगर हम वर्ड के काइंड्स देखें, यानी हम काइंड्स ऑफ वर्ड को डिस्कस करें, तो ग्रामर की बुक्स हमें इस नाम से ये टॉपिक नहीं पढ़ाती। ग्रामर की बुक्स में इसके लिए अलग ही नाम होता है, वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो दरअसल क्या है? काइंड्स ऑफ वर्ड है। स्पीच मतलब जो हम बोलते हैं उसके हिस्से अगर हम कर देंगे तो क्या होंगे? वो छोटे छोटे वर्ड से तो होंगे। तो वर्ड से मिलकर ही स्पीच बनती है, और उसके पार्ट्स को जो नाम दिया जाएगा वही दरअसल काइंड्स ऑफ वर्ड होते हैं। तो ये 8 हम पढ़ते हैं, और ये होते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, और लास्ट होता है हमारा इंटरजेक्शन। सो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, या हम कह रहे हैं काइंड्स ऑफ वर्ड होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में डिस्कस करते हैं। इनमें नाउन जो है इसका काम होता है किसी भी वर्ड को नेम करना, यानी एक तरह का नेमिंग टर्म है। जितने भी शब्द नाम देने के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हम नाम में यूज करके उसका एक रिप्लेसमेंट यूज कर लेते हैं, यानी नाउन की जगह पर अगर कोई शब्द यूज करेंगे तो रिप्लेसमेंट वर्ड क्या होएगा? नाउन को रिप्लेस करने वाला शब्द क्या होगा? वो प्रोनाउन होगा। तो कह सकते हैं कि ये सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन होता है या रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन होता है। एडजेक्टिव का काम क्या है? एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, विशेषता बताता है किसी नाउन की या फिर प्रोनाउन की। एडजेक्टिव क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा नाउन को या फिर प्रोनाउन। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं जगह का मैं। वर्ब, वर्ब का मतलब होता है ये ऐसा शब्द है जो एक्शन को शो करेगा। किसको? एक्शन को। तो एक्शन को शो करने वाला, यानी कि किसी सेंटेंस में, किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या काम किया गया है, क्या एक्शन परफॉर्म किया गया है, वो शब्द क्या कहलाएंगे? वर्ब कहलाएंगे। इसके बाद आता है एडवर्ब। अब एडवर्ब की खासियत ये है कि ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा। क्वालिफाई तो ये और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को करता है, एडजेक्टिव्स को करता है, एडवर्ब को करता है, इवन पूरे सेंटेंस को भी कर देता है। लेकिन हम फिलहाल यहाँ देख लेते हैं। इसके बाद आते हैं प्रपोजिशन। प्रपोजिशन का काम क्या होता है कि इन्हें नाउन और प्रोनाउंस के बीच में रिलेशन दिखाना। तो ये एक तरह से एक ऐसा टर्म है जो रिलेट करता है। तो रिलेटिंग टर्म इसको हम कह सकते हैं, ऐसा टर्म जो रिलेट करेगा दो नाउन या दो प्रोनाउन, या एक नाउन एक प्रोनाउन को। कंजंक्शन का काम क्या होता है? ऐसा काम होता है ज्वाइन करना। ज्वाइन करना
कनेक्ट करना। तो ऐसा शब्द है जो क्या करेगा, दो शब्दों को कनेक्ट करता है, आपस में जोड़ता है। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। और इंटरसेक्शन का काम क्या होता है, ये हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले शब्द होते हैं। तो ये छोटा सा ओवरव्यू हो गया हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, नाउन पढ़ेंगे, उसको पूरी तरह से उसके डेफिनेशन, उसके काइंड्स, उनसे फंक्शन, देन रूल्स। अब आगे हमें एक बात और ध्यान रखने की जरूरत है कि इंग्लिश को जब हम पढ़े तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। इंग्लिश को पढ़ते समय कुछ बातों का ध्यान रखना थोड़ा जरूरी है। एक तो जब हम इंग्लिश को पढ़ें तो हम कोशिश करें कि जो भी हमने पढ़ा है उन सब में हम बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, है ना। तो पहली बात हम क्या करें, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें। अब बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब क्या है, अगर हमारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि अगर हम कोई रूल पढ़ेंगे तो उसको कई बार हमें समझने में प्रॉब्लम रहेगी। जैसे एक छोटा सा रूल हम देख लेते हैं, जब हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो हमें टेंसेस सिखाए जाते हैं। टेंसेस में जब हम सबसे पहला टेंस पढ़ते हैं तो वो प्रेजेंट टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक पर्टिकुलर रूल होता है कि अगर सेंटेंस में आदत दिखाई गई है और उसमें कॉमन नाउन आया है तो कॉमन नाउन से पहले हम द नहीं लगाते हैं। जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, बर्ड्स फ्लाई और द बर्ड्स फ्लाई, तो दोनों एक ही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ा करते हैं। लेकिन जब मैं बर्ड्स फ्लाई लिख रहा हूं तो इसका मतलब है ये पक्षियों की आदत होती है। द बर्ड्स फ्लाई अगर हम कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि ये एक जनरल सेंटेंस है कि पक्षी उड़ते हैं, एक जनरल बात है। यहां उनकी आदत नहीं दिखा रहे, यहां सिर्फ एक नॉर्मल इंसिडेंट दिखाया जा रहा है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि बर्ड्स जो ये वर्ड आया है ये एक कॉमन नाउन है। जब तक हमें यही नहीं मालूम होगा कि कॉमन नाउन क्या है तो हम किससे पहले दा लगाएंगे और किससे पहले दा हटाएंगे। कॉमन नाउन नहीं है तो कुछ अलग रूल्स होते हैं, पर कॉमन नाउन होने पर ये रूल है। तो अगर हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं है, हमने नाउन को पढ़ा तो सही, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है या क्या मटेरियल नाउन होता है, तो तब तक हम आगे आने वाले रूल्स को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि बेसिक्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है। होता यह है कि जब हम इंग्लिश में कुछ पढ़ रहे होते हैं तो पीछे बेसिक्स क्लियर नहीं होते, कोई नया रूल सिखाया जाता है, टीचर कोई रूल पढ़ाते हैं तो हम उसे समझ नहीं पाते। इंग्लिश ग्रामर को या इंग्लिश को मैथमेटिक्स के बहन कह लो तो कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि प्रैक्टिस हमें जरूर करनी पड़ेगी। जैसे मैथमेटिक्स को समझने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, केवल समझने से मैथमेटिक्स नहीं आएगा। वैसे ही ग्रामर को भी बिना प्रैक्टिस किए हम सीख नहीं सकते। तो जो हमने सीखा है उसको हमें प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि अगर हमने कोई नया रूल्स हमने आज सीखा और उसे सीखने के बाद हमें क्या करना है, जब कभी भी उसकी जरूरत पड़े तो हम उसको इस्तेमाल करें अपने बोलचाल में, अपने लिखने में या किसी भी चीज में हम उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। जब तक हम उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो हमें याद नहीं होगा और वो हमें समझ भी नहीं आएगा। 4 दिन बाद फिर हम कहेंगे कि हमने पढ़ा तो था पर अब मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये सारी बातें हैं